स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ है ऐप पर, उसी का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लेकर आएँगे। आप जानते हैं पूरे 100 क्वेश्चन थे, है ना? और उन 100 क्वेश्चन में जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है, वह है सीआ राजपूत का गया है साथी, है ना? और इन्होंने 83 नंबर गेन किए हुए हैं, यानी 100 में 83, ठीक है? इसी तरह से सबका कट ऑफ बना हुआ है। तो अगर आप लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा आप लोग टेस्ट दीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। कैसे आप इस टेस्ट को दे पाएँगे साथी? बहुत ही आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ होगा, ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आप जाएँगे तो फ्री सेशन, फ्री टेस्ट सीरीज का टैब खुलेगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज में जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का टेस्ट जो है साथी फ्री में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए लिंक नहीं खुलता है तो क्या करें? तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और कैपिटल लेटर में याद रखिएगा हमारा जो ये है साथी एचडी क्लासेज, वो कैपिटल लेटर में बनेगा, CLAASSES, ये कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक फर्जी भी किसी ने बना रखा है, तो जो कि स्मॉल लेटर में बना है। लेकिन हमारा जो चैनल है साथी, हमारा जो ऐप है वो कैपिटल लेटर में है, एचडी क्लासेज लिखा है, CLAASSES। तो प्लीज़ आप उससे ध्यान रखिएगा, ठीक? जैसे इस तरह से जब आप सर्च करेंगे, देखिए गूगल प्ले स्टोर पे मैंने सर्च किया, ठीक है? एचडी क्लासेज मैंने सर्च किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऐप शो कर रहा है साथी। अब इन दोनों में से हमारा वाला कौन-सा है, जिस पर आप फ्री टेस्ट दे सकते? तो देखिए कैपिटल लेटर में ये लिखा है एचडी क्लासेज और हमारी कंपनी apex.co.in है। तो ये जो है यहाँ वाला, ये वाला टेस्ट साथी हमारा है, बाकी ये जो स्मॉल लिखा है ये हमारा नहीं है। तो प्लीज़ आप इसे डाउनलोड करना, लॉगिन करना और फ्री में जाकर के साथी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज के हम सॉल्यूशन को करते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी टेस्ट आपको कराया जा रहा है, अगर आप पूरे मन से उसके सॉल्यूशन को अच्छे से रट लेते हैं, तो इससे अलग आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक से इससे अलग कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में और क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल था साथी। पहला ही क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रागैतिहासिक काल के लोग थे, इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल के लोग लिखना नहीं जानते थे, ये बात बिल्कुल सही है साथी। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था। दूसरा था कि भारत में जो पाषाण कालीन बस्तियां थी, इसके अन्वेषण की शुरुआत साथी ये 1863 में होती है और आप जानते हैं इसका अन्वेषण रॉबर्ट बूसफोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस प्रकार से सही थे, यानी जिन लोगों ने तीसरा विकल्प चुना था 1 और 2, इनका दोनों के दोनों सही था। लेकिन प्लीज आप लोग ऐप पे ऐसा ना करिएगा तीसरा जानबूझ के चुन लीजिए, पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि वहां पे ये सब बदलता रहता है, ऑप्शन ये सब बदलता रहता है, क्वेश्चन नंबर भी बदलता रहता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है मित्रों? इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से था कि प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे तो इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, अभी तक लोग लिखते नहीं थे। तो जानकारी हमें कैसे मिलती है इनके बारे में? तो हम लोग पत्थर के औजार, गुफा चित्र, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, इनके आधार पे इस समय यानी प्रागैतिहासिक काल के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण का काम जो है वह रॉबर्ट बूसफोर्ड के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं इन्होंने हस्त कुठार प्राप्त किया था साथी सबसे पहले, और दक्षिण भारत में संगनकल्लू से, ठीक है? रॉबर्ट बूसफोर्ड कौन थे साथी? तो यह ब्रिटिश के भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद हैं। इसी तरह से एक और पॉइंट याद रखेंगे कि एक 1950 में एक व्यक्ति है साथी, इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने अपनी किताब लिखी प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट्स करेंगे साथी, है ना? नोट करके इस रफ में आप नोट करिएगा ताकि मल्टीपल टाइम आप इसे रिवाइज करें। दूसरा प्रश्न था साथी कि कश्मीर घाटी के पहलगांव नामक स्थान से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये जो पहलगांव है यह साथी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन में था साथी कि लिद्दर नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी और रावी नदी। तो जानते हैं ये लिद्दर नदी के तट पर था। तो जिन लोगों ने इसे चुना है यानी ऑप्शन 1 चुना था, उनका सबका सही हो जाए। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि कश्मीर घाटी में यहाँ की लिद्दर नदी के तट पर पहलगाम स्थित है साथी, और यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, यानी ये पाषाण कालिक स्थल है, यानी ये पाषाणिक स्थल है साथी, है ना? कश्मीर घाटी का पाषाणिक स्थल है कौन सा? पहलगांव साथी, है ना? इसी तरह से अब देखेंगे पोतावर क्षेत्र में, तो पोतावर वर्तमान में यह पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान में विस्तृत है। जैसे अगर आप थोड़ा सा प्यारे भारत महान को बनाइए, तो साथी ये हमारा अगर भारत महान है तो यहाँ वाला का जो क्षेत्र है इसी को हम पोतावर का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है? इस जो पोतावर का क्षेत्र है साथी, यहाँ पे सोहन नदी घाटी है। हमसे सवाल ये पूछ सकता है कि सोहन नदी घाटी का उत्खनन किसने कराया था? तो याद रखिएगा 1928 में DN वाडिया के द्वारा सोहन नदी घाटी की खोज की गई थी, जबकि 1956 में बीबीलाल मिश्रा ने ब्यास नदी घाटी के स्थलों का पता लगाया था साथी। तो प्लीज इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ये सब एक्सप्लेनेशन बहुत काम आने वाला है, ठीक है साथियों? तीसरा क्वेश्चन था कि
कि बागौरा, दिदवाना, नागौरा निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब था साथी, आंसर था वो था राजस्थान, क्योंकि ये जो सारे लोकेशन है आप जानते हैं यह सभी के सभी लोकेशन साथी मध्य पाषाणिक स्थल हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल के स्थल है साथी। तो ये लोग कहाँ पे स्थित हैं? वह राजस्थान में। आप जानते हैं साथी बागौर यह भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बागौर क्या है? सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है साथी, है ना। तो इस तरह से दूसरा आंसर बिल्कुल सही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा आंसर जिन लोगों ने लगाया होगा उनका सही था। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से था दोस्तों कि बागौर, दिदवाना, नागौर यह एक पुरा पाषाणिक स्थल है जो कि राजस्थान में है। यहीं पर 16 आर और सिंगी तालाब नाम का 2 स्थान और पाया जाता है। ये भी मध्य पाषाणिक स्थल है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। चौथा प्रश्न है साथी, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, कराकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। कहा था कि 1982 में नर्मदा नदी घाटी से एक मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है और यह प्रथम मानव जीवाश्म है। ये वाला सही था, ठीक है। भीमबेटका की गुफा की खोज करा 1957 में डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर यानी वी.एस. वाकड़कर के द्वारा किया गया था। ये वाला स्टेटमेंट 1957 में कह रहा है और कह रहा है विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा साथ ही किया गया था। अब देखिएगा दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था। तो इस प्रकार से ही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन अलग से कई बार पेपर में पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफा की खोज किसने करी हुई है। तो कई बार कई एग्जाम में ये पूछा गया, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो लोग दोनों चुने होंगे उन सभी का बिल्कुल सही था साथी, है ना। तो इस तरह से देखेंगे तीसरा सही था। व्याख्या में आएंगे, मध्य प्रदेश से पूर्व पाषाण स्थल मिला है, इनके साथ साथ मध्य पाषाण काल के भी स्थल मिलते हैं। यानी मध्य प्रदेश से आप देखेंगे तो 2 काल के स्थल हैं, पूर्व पाषाण काल के और मध्य पाषाण काल के भी, ठीक है। नव पाषाण काल के भी स्थल है, ऐसी बात नहीं है। नर्मदा नदी घाटी की बात करेंगे तो 1982 में यहाँ से साथ ही एक मानव की खोपड़ी मिली और ये सवाल पेपर में हमसे बार-बार पूछता है कि मानव की खोपड़ी का जो जीवाश्म है वो कहाँ से मिला है? तो कभी-कभी एमपी पूछ लेता है, तो मध्य प्रदेश लिख दिया तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा तो नर्मदा नदी घाटी पूछ सकता है, ठीक है। समय नहीं पूछता है और ये जो मानव की खोपड़ी है साथी, जो हमारे यहाँ होमो सेपियंस हुआ करते हैं ना, सबसे पहले जो मानव थे, होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस, तो इनका जो है खोपड़ी है ना, साधारण आदमी का खोपड़ी नहीं है। तो इसीलिए इसको प्रथम मानव जीवाश्म भी बोलते हैं। भीमबेटका की गुफा की बात करेंगे तो 1957 में श्री डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर के द्वारा साथी इसका उत्खनन कराया गया था दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर एक चीज और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स सब कुछ नोट्स मिल जाएगा आपको वहाँ पे और नोट्स को आप रीड करके साथ ही उसके बाद आप टेस्ट देंगे तो अच्छे से आप टेस्ट कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है, 88811716 810 पे आप मैसेज करिए और बोल दीजिए सर हमको एएससी वाले नोट्स ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसकी फीस साथ ही अभी फिक्स है, इसमें कुछ कम बेसी नहीं किया जा सकता है। ये जो सोल्यूशन पीडीएफ है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस पे आप मैसेज करना है, इसके फीस के साथ ही ये बदलाव नहीं होगा। अब बहुत अच्छे से एक बार नोट्स को पढ़ना और ये डाटा रिवाइज करना, कहाँ से पूछेगा इतना डाटा इसमें वैसे डाल दिया है, कहाँ से पूछेगा, ठीक है। साथ में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पेड टेस्ट सीरीज है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का? फायदा ये होगा कि ये सब टेस्ट वहाँ पे पहली बात तो चैप्टर वाइज टेस्ट है साथ ही, तो आप डेली चैप्टर पढ़ के वहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं। मतलब इस टेस्ट को आप जब तक नंबर 1 पे आपका ना आने लगे तब तक आप बार-बार टेस्ट को कीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ये दोनों चीज़ का फ़ायदा लीजिए और जब तक आपका नंबर 1 ना आ जाए तब तक भर आप पूरा टेस्ट दीजिए। तो चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पे मिलेगा और फिर उन्हीं चैप्टर वाइज टेस्टों को कंपाइल करके 100-100 क्वेश्चन बना करके दोस्तों हम सेक्शनल टेस्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड कराएँगे। एग्ज़ाम आने पर एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एप्लीकेशन में होगा, आप देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन था, कह रहा कि भीमबेटका की गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि 1997 में डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर के द्वारा यानी वी.एस. वाकड़कर के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। आपने ऊपर देखा बिल्कुल सही था। भीमबेटका की गुफा ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए फेमस है। तो आप जानते हैं बिल्कुल सही था, क्योंकि सबसे पहले हमें गुफाओं में जो चित्र बनाने का काम देखने को मिलता है वो भीमबेटका की गुफा से मिलता है। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्र के लिए, शैल मतलब क्या, पर्वत, ठीक है, और पर्वतों में साथ ही जो चित्र कला बनाया गया है वही, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही था। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। बात करेंगे भीमबेटका की गुफा, तो इसको आप अच्छे से रट लेना। 1957 में तीसरी बार ये चर्चा हो रही है।
श्रीधर वाकड़कर, पेपर में आता है वीएस वाकड़कर, ठीक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का जिला कौन सा? रायसेना। क्यों फेमस है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। यहाँ से लगभग में 600 गुफाएं और शैलाश्रय मिले हैं। इन गुफाओं में आदिम मानव रहते थे। और भीमबेटका की गुफा आप कमेंट करके बताना कि यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल में UNESCO कब शामिल किया था? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन था साथी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बेला नदी घाटी है, आप जानते हैं साथी हमारे यूपी में है, ठीक है। यहाँ से पूर्व पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल यानी तीनों तीनों समय की यानी तीनों कालों की अगर पेपर में लिखेगा तो समझ लेना जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यहाँ तक के उपकरण हमें मिलते हैं बेला नदी घाटी से। बिल्कुल सही है साथी। बेलन जो है यह टून्स की सहायक नदी है। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है साथी। बेलन टून्स की ही सहायक नदी है साथी, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। बेलन नदी घाटी का उत्खनन GR शर्मा के निर्देशन में कराया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में सीधे पूछेगा किसने कराया था, ठीक है। तो GR शर्मा ने कराया था। ये वाला स्टेटमेंट भी सही था। जिन लोगों ने ये तीनों चुना उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन साथी यहाँ पे सही थे, ठीक है। थोड़ी सी बात करेंगे साथी हम लोग बेला नदी घाटी को लेकर के। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि यह लोकेशन कहाँ पे है? तो मिर्जापुर, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है वहां पे है। इसका उत्खनन कौन कराया था? तो ये पेपर में आएगा GR शर्मा के द्वारा कराया गया था साथी। ये बेलन जो है वो टोन्स की सहायक नदी है। और यहाँ से साथी ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि बेलन घाटी से पूरा पाषाण काल के लगभग में कितने पुरास्थल प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, 44 पुरास्थल मिले हुए हैं। बेलन नदी घाटी के ही समीप साथी लोहंदा नाला है। और इसे आप लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से साथी अस्थि यानी हड्डी से बना हुआ निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाना कि अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तो मेरा नाम मत लिखना, लोहंदा नाला पर टिक लगा देना। मेरी बात समझ में आ रही है? लोहंदा नाला अगर पूछेगा लोकेशन तो आप बताना बेलन नदी घाटी। और बेलन नदी घाटी कहाँ पे है? तो जवाब देना मिर्जापुर में है। उत्खनन किसने कराया था? GR शर्मा के द्वारा कराया गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं साथी। क्वेश्चन था कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया गया था? 1893 में प्राप्त किए थे, वो आपको पता है साथी। और कह रहा कि लोकेशन कौन सा था, ठीक है। स्थल आपसे दे रहा है, एक तो पलवरम है, सेकंड ऑप्शन है साथी अतरमपक्कम, वादमदुराई और गुंडवा। तो आप जानते हैं पलवरम से ही इन्होंने पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था दक्षिण भारत में, ठीक है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर जो आपका 1863 साथी ध्यान रखेंगे। 1863, मुझे शायद 93 बताया, गलत हो जाएगा। 1863 याद रखें, ठीक है। तो जवाब होगा कौन सा? पल्लवरम। यहाँ पे याद रखिएगा साथी, पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। हमसे ये नहीं पूछता कब प्राप्त किए, ये पूछता है लोकेशन। तो जवाब होगा आपका पल्लवरम, ठीक है। यहाँ पे दिया गया होगा कहा कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया साथी, याद रखेंगे। मद्रास में एक जगह है साथी कोर्टलायर नदी घाटी, और यहाँ से पूर्व पाषाणिक स्थल मिले हुए हैं। हालांकि ये सवाल डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध पूर्व पाषाणिक स्थल कोर्टलायर नदी घाटी। ऐसे पूछेगा कि पूर्व पाषाणिक प्रसिद्ध स्थल कोर्टलायर नदी घाटी निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? लोकेशन आपसे जो है उल्टा सीधा करके, तो मद्रास याद रखना, क्योंकि लोकेशन में कर्नाटक भी ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मद्रास याद रखना। यहाँ से पलवरम, अतरमपक्कम, वादमदुराई और गुंडियम मिला हुआ है। तो यहाँ से एक सवाल और एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो मद्रास में नहीं है साथी, ठीक है। कौन सा पाषाणिक स्थल मद्रास में नहीं है? तो ऑप्शन में पलवरम, अतरमपक्कम, वादमदुराई, गुंडियम। एक कोई ऑप्शन कर्नाटक का देगा, जैसे संगन कल्लू दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन में संगन कल्लू दे दिया, कर्नाटक पे पड़ेगा, तो यही हमारा नहीं होगा साथी, है ना। तो प्लीज इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, वह कौन सा था? पल्लवरम। अगला क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन है साथी, तो हम लोग 2-3 सेट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हम लोग जो पाषाण काल के काल से जो सवाल थे उस पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। कल जो है साथी सिंधु सभ्यता से जो सवाल थे आए थे उस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद साथी वैदिक काल, यानी 3 पार्ट में इसको हम लोग कवर करेंगे। वैदिक काल से जो सवाल आए थे उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा ऐसे ही चैप्टर वाइज साथी ये पूरा टेस्ट बनता है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर से जितने क्वेश्चन आएंगे उन सब पर डिस्कस हो जाएगा साथी, ठीक है। हम बात करेंगे पूर्व पाषाणिक लोगों के जीवन यापन। क्वेश्चन दिया था साथी कि पूर्व पाषाणिक जो लोग हैं उनके जीवन यापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस समय के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। नहीं, पूर्व पाषाण काल के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक थे साथी, आखेटक माने शिकारी थे, और खाद्य संग्राहक थे। कौन थे? खाद्य संग्राहक थे।
तो प्लीज इन्हें याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि साथी इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्वेश्चन पूछा कि इनके मनोरंजन के लिए कौन सा साधन था, तो साथी आखेट करना ही इनका मनोरंजन था। वहां पे टीवी नहीं हुआ करता था, ना ही एंड्रॉइड फोन था, उनके मनोरंजन का साधन भी आखेट था। वो शिकार करके मनोरंजन अपना करते थे, ठीक है। इस समय पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। अभी तक लोग पशुओं को पाल नहीं रहे, पशुओं को मार के खा रहे हैं। तो साथ ही कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस तरह से ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसको आंसर में सही किया था, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में ये गलत लिखा है, लेकिन मेन टेस्ट में ये हमने खुद बैठ करके करेक्शन करवाया था। तो यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट साथ ही सही है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट, हमारी टीम ने टेस्ट अपलोड कर दिया और उसके बाद हम इसको देखें ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद बैठ करके एक बार टेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। जो टीम ने टेस्ट कराया, मैं खुद टेस्ट देता हूँ। कई बार तो मेरे नंबर भी बच्चों से 2-1 नंबर कम आ जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथी, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी हो सकता है मिस्टेक। और मुझे जहाँ लगता है कि इस क्वेश्चन पे मुझे टिप्पणी करना चाहिए, तो मैं टीम को बोलता हूँ, भाई ये क्वेश्चन गलत तुमने कर दिया है। पकड़ लेता हूँ क्वेश्चन को, है ना। आप भी ऐसा कर पाएंगे जब आप कई बार इसको पढ़ लेंगे। ऐसा कोई मैं अद्भुत नहीं हूँ, नहीं, कई बार चीजों को पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन को पकड़ लेता हूँ। तो आप टेस्ट में पाओगे मेरा नाम भी अखिलेश मिश्रा उसमें शो कर रहा होगा। कभी कभी मेरा रैंक नीचे आ जाता है, कभी कभी बच्चों से ज्यादा, जब ज्यादा रहता है तो मैं कहता हूँ भाई मैं बाहर हो गया हूँ। तो इस तरह से चीजों पर ध्यान रखेंगे। देखिए, ये पूर्व पाषाणी जो लोग थे उनके जीवन यापन के बारे में क्वेश्चन है। तो इस समय के मानव को भी साथी कृषि का ज्ञान नहीं था। इस समय साथी पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई है, स्टेटमेंट को याद रखेंगे। इस समय के लोग आखेट और खाद्य संग्राहक थे, हमने बताया। और लोग रह कहाँ रहे, घर बना करके, बढ़िया नहीं सर, उनके पास अभी घर नहीं है, तब कहाँ रह रहे हैं। पर्वत का जो कंदरा होता है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर पर्वत है, तो यहाँ पे खोड्ढा बोलते हैं ना यार, गुफा, जिसको गुफा कह सकते हैं, वही है ना। नदी जो होता है साथ, उनके कगारों पर, नदियों के किनारे किनारे बेचारे जो कगार बना देती है नदियां, वहां पे उसको उसी कंदर में छिप के रहते हैं साथी। अभी घर नहीं बना पा रहे, वास्तुकला नहीं है। इसका मतलब भाई अगर वास्तुकला होता तो वो लोग घर वर बना पाते। मृद भांड, यानी अभी मृद माने मिट्टी का, भांड माने बर्तन, अभी मिट्टी का बर्तन वो लोग बना नहीं पाए हैं साथी। तो खाना वाना कैसे खा रहे हैं। आपको याद है आपके गांव में पहले जो है आपने देखा होगा कि केले के पत्ते पे, बहुत ऐसे फंक्शंस में हमने तो देखा है कि केले के पत्ते पर, और आप भी देखे होंगे क्योंकि आप एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बूढ़े होंगे केले के पत्ते पर यकीनन लोग खाना खाते थे। तो ऐसे ही लोग खाते थे, ठीक है। इस समय के जो लोग थे साथी, उनके द्वारा औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट नाम का पत्थर, बलुआ पत्थर, लेटेराइट और वेलसिडनी, ये पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो पूर्व पाषाण काल के लोग हैं साथी, पाषाण काल को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, आप सभी को पता होगा। एक काल को हम लोग बोलते हैं साथी पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। इस समय तो लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। और दूसरा समय साथी मध्य पाषाण काल, इस समय साथी हल्की हल्की कृषि की शुरुआत हो गई है। और नव पाषाण काल, और आपको बता दें नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में साथी इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को तो जहाँ पे साथी लोगों ने अच्छे से मृदभांड बनाना सीख लिया था, और एक वो समय साथी जब लोगों ने मृदभांड बनाना नहीं सीखा था, मृदभांड बनाना नहीं सीखा था। और एक था साथी जब लोगों ने मृदभांड बनाना यानी मिट्टी का बर्तन बनाना सीख लिया था। और जब मिट्टी का बर्तन बना तो साथी इसी के बाद एक और सभ्यता आया जिसका नाम था साथी ताम्र। यहाँ के लोगों ने ताम्र पाषाण यानी तांबे का प्रयोग करना सीख लिया, इसलिए एक और संस्कृति बनती है, इसका नाम है ताम्र पाषाण संस्कृति, ठीक है। तो जो पूर्व पाषाण काल के लोग थे इनको क्या दिक्कत थी, तो भैया ये अभी कुछ नहीं जान रहे, कृषि का ज्ञान नहीं है, पशुपालन की शुरुआत नहीं है, लोग आखेट कर रहे हैं, खाद्य संग्राहक हैं, पर्वत के कंदरा में रह रहे हैं, नदी कगार में रह रहे हैं, यानी इनका भी सोशल लाइफ साथी डेवलप नहीं है। अब देख पा रहे हैं कोई समाज में ऐसा कोई घर बना के रह रहे हैं, नहीं, वास्तुकला, मृदभांड कला का विकास नहीं हुआ है। औजार बनाने के लिए टेक्निकली ये लोग क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, लेटेराइट और वेलसिडनी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। धार्मिक लोकोत्तर भावना का उदय नहीं हुआ, अभी कास्टिज्म, जातिवाद, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ये लोग स्टार्टिंग में कुछ रंग वंग से पहचानना स्टार्ट कर देते और इन्होंने हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया। कहोगे ये कैसे मिला, तो भीमबेटका की गुफा है ना, आप जानते हैं जो भीमबेटका की गुफा है, तो ये लोग वहां भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है भाई। तो वहां पे रहे होंगे बरसात के मौसम में, तो कहाँ जाए बेचारे, तो कुछ कलाकारी दिखाएं। इन लोग को लगा यार एक काम करते, हरे रंग मिल गया, पत्ता रगड़ रगड़ के इनको लगा यार हरा रंग से दिखता है, चलो यही रगड़ रगड़ के कुछ खेलते हैं। लाल रंग मिल गया, तो दोस्तों इन दोनों रंग का ये लोग स्टार्टिंग में यूज किए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा से एक तरफ दिया है राज्य क्षेत्र, दूसरा दिया सती पूर्व पाषाणिक स्थल, सही सम्मिलित नहीं था। तो महाराष्ट्र में निवासा है, आपको पता है। उड़ीसा में बुहार वलंग की घाटी है, मद्रास में पलवंग, हुंसगी साथी ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है,
कर्नाटक में है साथी, याद रखेंगे। तो इस तरह से सही सुमेलित नहीं है हमसे पूछा था, तो यही आपका हो जाता है राइट आंसर। अगर आपने ये चुना होगा तो सही जवाब होगा। कुछ पूर्व पाषाणिक स्थल है, इसे याद रखिएगा। जैसे कश्मीर घाटी में आपने देखा, तो कश्मीर घाटी में लिद्दर नदी घाटी था और यहीं से साथी पहलगांव है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है, तो आप कहोगे सर यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है। पुतावर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पुतावर क्षेत्र में सोहन नदी घाटी, पिंडी घेब, ब्यास नदी घाटी, बिराज, बागौरा, दिलवाना, ये सब जो है पुतावर में है। महाराष्ट्र में साथी निवासा है, जबकि उड़ीसा में बुहार वल्लम की घाटी मयूरभंज होना चाहिए, मयूरभंज जिले में है, ठीक है। मद्रास में पलवरम, अतरमपक्कम, कोटला नदी घाटी। आंध्र प्रदेश में देखेंगे आप लोग तो गिदलूर और करीमपुड़ी है। जबकि कर्नाटक का याद रखिएगा साथी, हुंसगी, भागलपुर, आंगनबाड़ी साथी, ठीक है। ये कुछ लोकेशन है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल था साथी, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत में 1857 ईस्वी में सी एल कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई थी। भारत में मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। देखिए, अब आप जानते हैं साथी, मैंने कहा कि 3 काल था, तो पूर्व पाषाण काल जब खत्म हुआ, ठीक है, तो इसके बाद एक व्यक्ति हैं साथी जिनका नाम है सी एल कार्लाइल। सी एल कार्लाइल, कार्लाइल। तो इन्होंने क्या किया साथी, एक लोकेशन है साथी विंध्य क्षेत्र, जो विंध्याचल पर्वत है उसका क्षेत्र है, वहां पे 1857 में जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे, तो ये भाई साहब उत्खनन कर रहे थे और इन्होंने यहाँ से एक ऐसा उपकरण प्राप्त किया साथी, जो अन्य यानी जो पूर्व पाषाण उपकरण की तुलना में बहुत ही छोटा है, ठीक है, छोटा है साथी, और बहुत ही शार्प है। शार्प मतलब धारदार है। तो इन्होंने कहा यार, ये समय था जब लोगों ने इस तरह के औजार बनाए, एक समय है लोगों ने इस छोटे-छोटे औजार बनाए। तो जहाँ-जहाँ छोटे-छोटे इतने छोटे औजार मिलेंगे, उसको अलग नाम दिया जाएगा और उस स्थल को हम मध्य पाषाणिक स्थल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य पाषाणिक स्थल, मध्य पाषाणिक स्थल। तो कहीं न कहीं आप देखोगे ना कि जो हमारी ये पाषाण काल के जो संस्कृति है साथी, इसको 3 पार्ट में बाँटने का जो आधार है, वह औजार है। जैसे आप देखोगे जो पूर्व पाषाणिक स्थल है, यहाँ के औजार थोड़ा बड़े-बड़े हैं, ठीक है? औजार बड़े हैं। मध्य पाषाण के औजार साथी यहाँ पे देखेंगे उसके अपेक्षाकृत छोटे से शार्प हैं और छोटे हैं। जबकि नव पाषाण काल के जो स्थल नव पाषाण काल के जो औजार हैं साथी, ये चमकदार हैं, ठीक है? और इनसे इनके अपेक्षाकृत काफ़ी शार्प है। जैसे आप इस समय देखते हैं गन के कई सारे मॉडल आते हैं वैसे। तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले सी एल कार्लाइल के द्वारा लघु पाषाण उपकरण खोजा गया साथी, ठीक है? तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा कि भारत में मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य जो है वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। मानव अस्थिपंजर का मतलब कि मनुष्य अब जो है साथी वो मरने लगा। अच्छा, वहाँ पे जो था साथी याद रखिएगा, प्रथम मानव का वो दूसरी बात है, वो आदिम मानव था, ठीक है? पर यहाँ से अब अस्थि पंजर मिल रहा है, यानी मानव मरना यानी एक समय बीत चुका है, एक पूरा कालखंड बीत चुका है, अब मानव के हड्डी-गुड्डे मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है? ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कब से मिलना चालू हो जाता है अस्थि पंजर? मध्य पाषाण काल से। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजन में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको स्पष्ट किया। हम लोगों ने पढ़ा कैसे 1857 में सी एल कार्लाइल के द्वारा लघु पाषाण उपकरण खोजा गया और इस उपकरण की वजह से अब से जो समय बना वह साथी मध्य पाषाणिक समय बना, ठीक है? इस काल के औजार जो है वो माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण कहे गए, ठीक है? भारत में मानव अस्थिपंजर के साथ ही वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन था साथी कि राजस्थान का बागौर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने अभी आपसे बताया कि भारत का सबसे बड़ा ये मध्य पाषाणिक स्थल है। बागौर क्या है? तो आप कहोगे सर भारत का सबसे बड़ा, कैसा? सबसे बड़ा क्या? मध्य पाषाण स्थल। तो अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बागौर साथी। करा की नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे पंजाब में है, कोठारी नदी बहती है साथी और उसी के तट पर ये स्थित है। तो प्लीज आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। एक्सप्लेनेशन में कुछ डिटेल में इसके बारे में जान लीजिएगा। जैसे मध्य पाषाणिक स्थल पंचप्रद नदी घाटी, सोजात इलाका, तिलबारा और बागौरा, ये जो है साथी राजस्थान में स्थित है और ये सभी कैसे हैं? मध्य पाषाणिक स्थल है, ध्यान रखेंगे। बागौरा की बात करेंगे दोस्तों, तो बागौरा भीलवाड़ा जिला राजस्थान में कौन सी नदी है? कोठारी नदी पर स्थित है। 1968 से 70 में बी एन मिश्रा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मैं बार बार इस पर चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों।
तीसरी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि बागौरा से 3 संस्कृति अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, तीनों काल के जो है अवशेष हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं साथी, और तीनों चरणों से संबंधित कब्र भी यहाँ से मिलते हैं। बागौरा से मानव कंकाल, झोपड़ियां और खंडों के द्वारा निर्मित फर्शों के साक्ष्य मिलते हैं साथी। खंडों द्वारा निर्मित फर्श जो है वो हमें बागौर से देखने को मिलता है। प्लीज ध्यान रखेंगे इन सारे पॉइंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल गुजरात में स्थित नहीं है साथी? बलसाना, हीरपुर, लंघना, चौपानी मंडो। दोस्तों जो चौपानी मंडो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में और अन्य बहुत सारे स्थल स्थित हैं। इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए, आप देखेंगे गुजरात में तो अखज, बलसाना, हीरपुर, लंघनाज। लंघनाज साथी याद रखिएगा, चूंकि यहाँ से आगे चल के आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता में, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है क्या कि घोड़े का अस्थिपंजर साथी, घोड़े का अवशेष देखने को मिलता है। घोड़े का अवशेष और कहीं से नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से घोड़े का अवशेष देखने को मिलता है। लंघनाज लोकेशन डायरेक्ट पूछता है तो याद रखेंगे यह साथी गुजरात में है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सराय नहर, महदहा, दमदमा, चौपानी मंडो, लेखैया, मुरहान पहाड़, बघईकोट, ये कुछ साथी मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। राजस्थान में देखेंगे तो पंचप्रद नदी घाटी, सोजात इलाका, तिलबरा, बागौरा, ये मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। ये यूपीपीएससी आरओ में क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सराय नहर राय भी है, महदाहा भी है, चौपानी मंडो, लेखैया। लेखैया काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है साथी। तो ये चारों के चारों लोकेशन आई थिंक यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और चारों के चारों स्थल कैसे हैं? मध्य पाषाणिक स्थल है। पेपर में डायरेक्ट आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने डी वाला आंसर चुना होगा 1 2 3 4 तो आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मध्य पाषाणिक स्थल है? इसको रट लो, रट्टा मार लो, एकदम रट्टा मार लो। पेपर में डायरेक्ट बनेगा एक क्वेश्चन, और भाई इसको लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे इसको चिपका लो। ये मध्य पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर बनाया ना, ऐसे ही क्वेश्चन अगर प्रभु ने चाहा तो क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा एकदम से, ठीक है। जैसे सराय नहर है, महदहा, दमदमा, चुपानी मंडो, लहखैया, मोरहान पहाड़, बघईकोट, इन लोकेशन को याद रखना। सीधे पेपर आप देखने को पाओगे। इस बार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन सीधे टपकेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आया, आपके पेपर में भी आएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि देखो अनुभव हो गया ना कि एग्जामिनर कहाँ तक सोच रहा है, चर्चा में है, उठाएगा यूपी, है ना। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से 41 मानव के समाधान मिले हैं, हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं? और इस सवाल को भी आप लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो साहब ये जो लोकेशन है साथी, ये हमें महदहा से देखने को मिलता है। देखिए हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण 2 लोकेशन से मिलता है। पीसीएस ने इसमें कई बार गलती की हुई है। ये तो सराय नहर राय से भी देखने को मिलता है साथी, और दूसरा महदहा से भी देखने को मिलता है। तो अब हालांकि आयोग इसमें सुधार करेगा, तो इन दोनों लोकेशन अगर ऑप्शन में आ जाए तब क्या करेंगे आप लोग? हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण इन दोनों स्थान से मिले हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कह रहा कि ऐसे पूछ ले कि 41 मानव समाधान और इसके साथ साथ ये, तो जवाब होगा हमारा महदहा, ठीक है। 41 मानव समाधान को याद रखिएगा, मतलब कि 41 जगह ऐसे मिले हैं जहाँ पे मनुष्य लोग दफनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो मध्य पाषाणिक स्थल है मैंने एक साथ पूरा लिख दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सराय नहर है, महदहा, दमदमा, चौपानी मंडो, लेखैया, मुरहान पहाड़, बघईकोट, ये लोग हैं। एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। सराय नहर है, सबसे पहले इसका उत्खनन कौन कराया? जीआर शर्मा के द्वारा। यहाँ से छोटी भट्टियां मिली हैं, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी मिली है, झोपड़ी का फर्श मिला है, स्तंभ गर्त भी यहाँ से देखने को मिला है, साथ नर कंकाल यहाँ से मिलता है, और साथ साथ में अस्थि तथा सिंह निर्मित उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से समाधि स्थल में शवों का पैर साथी वो पूर्व से, सिर जो है वो पश्चिम है, मतलब कि जो लोग दफनाए गए थे उनका जो सिर है साथी वह है पश्चिम में है, जबकि इनका जो पैर है वह पूरब में है, सराय नहर राय से, ठीक है। जबकि महदहा की बात करेंगे तो ये भी लोकेशन प्रयागराज प्रतापगढ़ में है। स्तंभगढ़ अस्थियों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं, जैसे मृग का श्रृंग यानी हिरण का सींग मिला है, ठीक है। श्रृंग के छल्लों की माला मिली है साथी, हड्डियों के आभूषण मिले हैं, और अनेक पशुओं के अवशेष यहाँ से महदहा से मिलते हैं। यहाँ से अनेक युग्मित समाधियां मिली हुई हैं, और एक साथ 2 लोगों को दफना, युग्मित मतलब कि एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे यहीं से साथी जो है वो सती प्रथा का कुछ ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि 2 लोग दफनाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक दिन में एक घर में 2 लोग तो मरेंगे नहीं, नहीं क्या रहा होगा वो भगवान जाने। दमदमा की बात करेंगे तो महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी साथी स्थित है, और यहाँ से 41 मानव समाधान तथा सिंह हवा हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं, और यही सवाल हमसे पूछा है।
ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से 5 युग्मित समाधान मिले हैं और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए, यानी पूरे परिवार के लोग एक्सपायर हो गए थे, क्यों हुए होंगे भगवान जाने। लेकिन 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक ही घर के 3 लोग एक साथ एक्सपायर हुए हैं। 5 युग्मित समाधियाँ मिली हुई हैं, यानी ऐसी समाधियाँ जिनमें 2-2 लोग दफनाए गए थे साथ में, है ना? ऐसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चौपानी मंडो और लहखैया की बात करेंगे। चौपानी मंडो ये प्रयागराज में स्थित है। हाथ के बने अनगढ़ किस्म के मृदभांड, अब देखिए लोग मट्टी के मृदभांड बनाने के लिए, जो मध्य पाषाणिक लोग हैं, अब ये साथी ट्राई कर रहे हैं बर्तन बनाने की, ठीक है। तो अनगढ़ किस्म का मतलब जैसे बहुत ऐसे हाथों से बना देंगे, चाक का इस्तेमाल नहीं करें कि बहुत खूबसूरत बनाए मिट्टी, नहीं। आगे चल के आप नवपाषाण काल में देखोगे सुंदर बर्तन बनाने स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है चौपानी मंडो से हमारे यहाँ मिला है, अनगढ़ किस्म के लोग मृदभांड बना रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से झोपड़ी के गोल फर्श मिले हैं साथी, जैसे झोपड़ी बना इससे फर्श जो है वो गोल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इंजीनियरिंग है कि नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं गोल फर्श का क्या इंपॉर्टेंस होगा, वो लोग समझ रहे हैं कैसे भी। तो अब मॉडल भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप पाओगे तो मध्य पाषाण के लोग अब जो है साथी वह वास्तुकला पर ध्यान दे रहे हैं। वास्तुकला मतलब कि कुछ बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। अब झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर दिए हैं, वैसे कंदरा में रहते थे, तो अंतर तो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लेखैया। लेखैया से 17 नर कंकाल मिले हैं और इनमें अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला सवाल ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मध्य पौराणिक स्थल से 17 नर कंकाल मिले हैं, तो अब आप तुरंत जवाब दोगे लेखैया से। इसीलिए जब पढ़े रहोगे ना तब जवाब दोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं बोल पाओगे। चौपानी मंडलों की बात हम लोगों ने करी, इसके ऊपर चर्चा करी, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि मध्य पाषाण काल से संबंधित था जम्बूद्वीप और डोरुथो द्वीप नामक शैलाश्रय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये शैलाश्रय था, जैसे अभी ऊपर आपने देखा था कि भीमबेटका की गुफा, ऐसे ही एमपी में ये दोनों शैलाश्रय हैं। मध्य प्रदेश में और 2 शैलाश्रय हैं, ठीक है। और इनका नाम था साथी कौन सा, जम्बूद्वीप और डोरुथो द्वीप नाम का है, ठीक है। ऑप्शन मैंने दिया, अच्छा नीचे भी ऑप्शन होगा एक, तो मध्य प्रदेश है साथी। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर था, चौथा वाला, ठीक है। व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आदमगढ़ का शैलाश्रय, जम्बूद्वीप, डेरुथो द्वीप, ये सब शैलाश्रय साथी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ शैलाश्रय समूह होशंगाबाद जिले में है और यहाँ से गधे का टूटा हुआ भाग मिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, हाँ पूछ सकता है कि आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ पे है, तो एमपी में है और एमपी का होशंगाबाद जिला याद रखा जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे मध्य पछाड़ी लोगों के जीवन यापन के बारे में, कार्य कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। लोगों ने इस काल के अंतिम चरण में मृदभांड का निर्माण करना सीख लिया था, जैसा कि हम लोगों ने देखा ऊपर अभी चौपानी मंडलों से अनगढ़ किस्म के मृदभांड बनते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही था, मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत ये मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी, स्टार्टिंग हो गई थी साथ ही, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना तो आपका बिल्कुल सही है। अब लोगों के द्वारा पशुओं को पाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी व्यापक स्तर पे पशु नहीं पाला जा रहा है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि व्यापक स्तर पर, मैं इसे नोट कर रहा हूँ, मान लीजिए इस सवाल ये पूछता है कि व्यापक स्तर पर, ठीक है, व्यापक स्तर पर जंगली पशुओं को पालना या फिर पशुपालन की शुरुआत, व्यापक स्तर पर पशुपालन की शुरुआत, तो ये प्रश्न अगर आ जाता है और एग्जामिनर व्यापक स्तर लिख देता है, तो यहाँ पे जवाब हमारा नवपाषाण स्थल हो जाएगा, नवपाषाणिक स्थल हो जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और बाकी अगर सीधे से पूछे कि भाई भारत में कहाँ पे किस पाषाणिक स्थल होगा, तो वैसे जवाब हमारा मध्य पाषाणिक स्थल ही होगा। तो व्यापक शब्द लगा देगा तो प्लीज आप याद रखना, व्यापक का मतलब कि बहुत अच्छे पैमाने पर, तो नवपाषाण आ जाएगा। बाकी के लिए यही दोनों स्टेटमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मध्य पाषाणी लोगों का जीवन यापन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, इनको भी शिकार में लाया जा रहा है। अभी देखिए गाय का भी लोग शिकार कर रहे हैं, दौड़ा के मार दे रहे हैं, ठीक है। अभी इनको गाय का इंपॉर्टेंस नहीं पता है साथी। काल के अंतिम चरण में लोग मृदभांड बनाना सीख गए थे। आपने देखा अनगढ़ किस्म के मृदभांड बना रहे हैं, स्त्रा नहर रहे हैं। मादाह से समाधियों से पता चलता है कि अब अंत्येष्टि विधि, अंत्येष्टि मतलब जैसे दाह संस्कार हमारे यहाँ करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे दफनाने की प्रथा है साथी, तो दफन करते हैं। कहीं कहीं आप जैसे आप देखोगे पारसी समुदाय में है, तो ऐसे जैसे अभी आपने देखा था श्री रतन जी टाटा की जी को, हालांकि वहाँ दाह संस्कार किया गया, पर पारसी समुदाय के लोग ऐसे खुले में छोड़ देते हैं और वहाँ पे चील कौवे खा लेते हैं उनको, है ना। तो अंत्येष्टि की अलग अलग विधियां होती है साथी, अलग अलग लोकेशन पे। तो यहाँ पे अंत्येष्टि की विधियां मध्य पाषाण लोग के लोगों ने सीख लिया था। मृतकों को समाधि में गाड़ा गया, उनके साथ खाद्य सामग्री, औजार,
हथियार भी रखे गए, मतलब कि ये लोग अब परलोक पे विश्वास करने लगे। अब आप देखेंगे यहाँ से मध्य पाषाण काल से तो कहीं न कहीं साथी एक नई दुनिया स्टार्ट हो रही है और वह दुनिया साथी किसकी? अंधविश्वास की। अब ये कै क्यों बना ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कैसे बना? रूढ़िवादी चीज़ें बहुत आने लगी। अब लोग परलोक पर भरोसा कर रहे हैं कि माने हमसे ऊपर भी कोई रहता है और इनके साथ खाद्य सामग्री दे रहे हैं, औज़ार दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं ताकि वहाँ पर भी जाके इंसान लड़ाई कर सके साहब, है ना? आज के लोग करते हैं तो आप कल्पना करिए आज से मतलब ट्रिलियन साल, मिलियन साल पहले के लोग कैसे रहे होंगे। आज के लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो आदि के लोग कैसे करेंगे? आज तो मैं देखता हूँ कहीं-कहीं बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग के ऊपर अल्लाह आ जाते हैं और कुछ-कुछ लोग के ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं। मेरे भाई मानव हो तुम, है ना? उनका बाल भी अगर गिर जाए प्रभु का, तो तुम्हारा पता नहीं कहाँ हो जाएगा और उनका सहारा लेकर के लोगों को बोरहा बना रहे हैं। तो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। हज़ारों वर्ष तपस्या करने के बाद, मेरे दोस्त हज़ारों वर्ष की तपस्या के बाद हम लोग इस बात को जानते हैं। तब ऋषि मुनि को प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं और आजकल के निठल्ले जो पैदा होते ही भगवान का वो बन जा रहे हैं, पता नहीं कैसे बन जा रहे हैं और उनसे बड़े निठल्ले हैं हम लोग, जो उन्हें भगवान मान के उनके पैरों में गिर जाते हैं। अरे भई जो आपका वास्तविक भगवान है, उसे प्राप्त करने में आपको ही एफर्ट लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपके पूरे जन्म भी कम पड़ जाएँगे, ठीक है? सो इन सब आडंबर से बचिए, भगवान का भजन करिए अंतर्मन से। आगे है मध्य पाषाण काल में चित्रकला का क्या हिसाब-किताब था? पूर्व पाषाण काल था तो लोगों ने अपना कलाकारी दिखाया था। मध्य पाषाण में क्या चल रहा है? तो चित्रकला उस समय शिकार करने, भोजन जुटाने, समाज और सांस्कृतिक जानकारी की झलक दिखती है चित्रकला में। चित्रकला से हमें पता चलता है लोग किसका-किसका शिकार करते थे। कहीं शेर का शिकार, तो कहीं हिरण का शिकार, तो कहीं भालू का शिकार। भोजन कैसे लोग जुटाते हैं, वो सब वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया गया। दीवारों पर चित्रकला और नक्काशियाँ अब जो है खोद-खोद कर के भी लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। शैल चित्र आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में साथ ही मुरहान पहाड़ मिलता है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ और लाखचुआर नाम का लोकेशन, कर्नाटक में कुप्पागल्लू लोकेशन, आदमगढ़ के सैलासरा से आप देखेंगे तो गैंडे के शिकार करने वाला चित्र मिलता है। तो अगर आपसे पूछे तो डायरेक्ट बताना कि गैंडे के शिकार वाले चित्र हमें आदमगढ़ से देखने को मिलते हैं। चित्र बनाने में गहरे लाल और हरे, सफेद और पीले, अब देखिए पहले लाल हरा इस्तेमाल करते थे लेकिन अब सफेद और पीला 2 रंग और ऐड हो जाता है, ठीक है? कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में साथी पशुपालन की स्टार्ट हो जाती है। आदमगढ़ तथा बाघौरा में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ पे इसको स्टार लगाइए। ये सवाल सीधे पूछता है, डायरेक्ट ये सवाल साथी पूछेगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे आदमगढ़ और बाघौरा से, ये दोनों लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ से सवाल साथी बनता है, ठीक है? फिर इसी तरह से हड्डी निर्मित आभूषण आप पाएंगे माधान लेखैया से। पशुपालन की शुरुआत ये मध्य पाषाण काल से ही हो गई थी, लेकिन जंगली जानवरों को सबसे ज्यादा पालतू पशु बनाना नवपाषाण काल में हुआ। पेपर में ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला क्वेश्चन करेंगे साथियों। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कह रहा है कि साथी इस काल में लोग एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने लगे। नवपाषाण काल में हाँ, बिल्कुल सही है साथी। अब लोग जो है वो इकट्ठा रहने लगे। जैसा कि आपने देखा कि लोग मध्य पाषाण काल में फर्श बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, तो अब लोग जो है जानवरों से बचने के लिए, चूँकि मौसम बदला हुआ है। देखिए मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जब लोग बढ़े साथी, तो यहाँ से आग का भी आविष्कार हो गया था, ठीक है? आग मध्य पाषाण काल में आग था, लेकिन उन लोगों ने इसका प्रयोग करना नहीं सीखा अभी तक साथी, ठीक है? तो अब जलवायु में परिवर्तन, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता साथी कि जलवायु में साथी बदलाव हो गया, ठीक है? इस वजह से क्या हुआ कि अब लोग जो है एक जगह रह करके जीवन जीने लगे और कृषि प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो गई। थोड़ा-थोड़ा काम मध्य पाषाण काल में कृषि का हुआ था, जैसे आपने बागौरा से देखा, ठीक है? लेकिन नवपाषाण काल में तो कृषि टेक्नोलॉजी एकदम वेल डेवलप हो गई, अब लोग इकट्ठा होकर खेती करेंगे साहब। मृदभांड बनाने की कला की शुरुआत हो गई, अब लोग मिट्टी के बर्तन बनाएँगे साथी। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग किया जाने लगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा हो जाएगा साथी यहाँ पे राइट आंसर, ये 2-3 तीनों सही है। अब जब लोग इकट्ठा रहने लगे तो ज़ाहिर-सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा दोस्तों, है ना? और इससे अब धीरे-धीरे नए-नए समाज का प्रादुर्भाव होगा साथियों। नवपाषाण काल के लोग एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने लगे, जिससे कृषि प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। इसके साथ-साथ जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा, है ना? जनसंख्या की वृद्धि होगी साथ ही प्रौद्योगिकी होगा, कृषि और पशुपालन के साथ-साथ सामाजिक प्रथा भी अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, तो ये भाई फलाने का लड़का, फलाने की लड़की वाली कहानी, है ना? सास-बहू वाला झगड़ा शुरुआत हो जाएगा दोस्तों धीरे-धीरे, है ना? तो आप देखोगे जैसे मरणोपरांत जीवन है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, ये सब कहानी मतलब एकदम अच्छे से चलने लगा नवपाषाण काल में।
अब आप कल्पना करिए कि मतलब शुरुआत हो चुका है वही समय, ठीक है। इस समय मृदभांड बनाने की कला का साथी विकास हुआ है। इस समय लोग जो है वस्त्र निर्माण से परिचित है, पत्ता पहन के नहीं घूम रहे हैं, नहीं, पहले के लोग पत्ते पहन के घूम रहे थे, पर इस समय अभी ऐसा नहीं है। अभी लोग जो है साथी वो कपड़ा बनाने लगे। अब सोचिए, और आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ हिंडन शब्द इसी वजह से जुड़ा है, आगे चल के भी हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अग्नि का उपयोग इस काल के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थे। अब अग्नि से साथी भोजन पका के लोग खाने लगे, तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो फिर से वहीं पर आ जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी तेजी से, ठीक है। सवाल था कि नौपाषाणिक स्थल सती बुरजहोम की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो पहली बात तो ये स्थल कैसा है, नौपाषाणिक स्थल है, डी टेरा और पीटरसन नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका पहला राइट आंसर था साथी, है ना। बात करेंगे नवपाषाण संस्कृति के भौगोलिक विस्तार, तो उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिला है। जैसे यहाँ से लगभग में साथी, जैसे एक लोकेशन है मेहरगढ़, आप पाओगे साथी मेहरगढ़, तो यहाँ से मेहरगढ़ से आप पाओगे, मेहरगढ़ से आप पाओगे तो यहाँ से साथी नवपाषाण काल से हड़प्पा काल तक के मृदभांड प्राप्त होते हैं, और ये उत्तर पश्चिम यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोकेशन में मिलता है, और यहाँ से तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण भी मिलता है। मेहरगढ़ को हम बलूचिस्तान की रोटी का कटोरा कहते हैं, जाहिर सी बात है जो लोकेशन है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाली लोकेशन में स्थित है साथी, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो कच्ची ईंट के आयताकार मकान मिले हैं, और इसे साथ ही पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माने जाने वाला स्थान था, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में आप देखोगे साथी नवीन खोज के आधार पे तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान हमारे संत कबीर नगर में लहोरा देव है साथी, यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो पहले तो मेहरगढ़ था साथी, क्योंकि यहाँ से 7000 ईसा पूर्व, मेहरगढ़ से आप देखोगे 7000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लहोरा देव से 9000 ईसा पूर्व यानी उससे भी 2000 साल पहले से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो भाई बहुत खतरनाक है भारत का संस्कृति, कोई समझने की कोशिश करे। और ऐसा है कि आज तक हड़प्पा की लिपि कोई पढ़ ही नहीं पाया है, और यहाँ के संस्कृति पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, बताओ। मेरे दोस्त बात करेंगे उत्तरी क्षेत्र। इस क्षेत्र में कश्मीर प्रांत के दो क्षेत्र बुरजहोम और गुफकराल को शामिल किया गया है, ठीक है। बात करेंगे साथ ही बुरजहोम को लेकर के, तो 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने इस स्थल की खोज की हुई है। श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, और यहाँ से हमें मिट्टी के ईंटों के बड़े घर में रहने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र के, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट याद, कब्र के मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण, ये पेपर में कई बार पूछता है कहाँ से मिला है, तो साथ ये होगा बुरजहोम, जो कि नवपाषाणिक स्थल है, जो कि स्थित कहाँ पे है साथी, तो ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। गर्तावास भी लोग मिले, यानी लोग जो है साथी वो गर्त के अंदर केव बना करके नीचे रहना स्टार्ट कर रहे हैं। यहीं पर एक लोकेशन साथी गुफकराल, गुफकराल का मतलब होता है कुम्हारों का गुफा, और यह श्रीनगर से लगभग 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ अंतिम चरण में धूसर मृदभांड का इस्तेमाल हुआ है, यानी अब यहाँ पे लोग जो है साथी वो मृदभांड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी बहुत ही ज्यादा डेवलप नहीं था, क्योंकि कश्मीर में बर्फ पड़ रहा था, तो वहाँ पे लोग ज्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं साथी, ठीक है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से हिरण के सींग निर्मित उपकरण बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। साथी ये बिहार में चिरांद नाम का एक लोकेशन है, यहाँ से हिरण के सींग से निर्मित उपकरण मिलते हैं देखने को। तो दूसरा हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, तो पूर्वी क्षेत्र में आप पाओगे चिरांद, दाउजली हार्डिंग ये असम में है, कुचाई ये उड़ीसा में है, और तारादेव ये है। साथ ही चिरांद की अगर हम बात करेंगे साथी, तो ये बिहार के सारण जिले में स्थित है, मैंने आपसे बताया था अभी, प्रोफेसर वीके सिन्हा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ से हिरण के सींग निर्मित उपकरण मिले हैं, डायरेक्ट पूछेगा कहाँ से, जब होगा चिरांद। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रह रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ है, और चावल की खेती के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम में बागौरा, बालाथल, गणेश्वर, यहाँ से नौपाषाणिक स्थल मिले हैं साथी। बागौरा बनास की सहायक नदी काठी कोठारी पर स्थित है, ऊपर चर्चा किया गया। गणेश्वर काटली नदी राजस्थान के किनारे स्थित है, यहाँ पे बड़ी संख्या में ताम्र के औजार प्राप्त होते हैं। तो इसी से साथ ही गणेश्वर संस्कृति जो है बना हुआ है, याद रखेंगे गणेश्वर संस्कृति आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, वो यहीं से संबंधित है साथी, ठीक है। आगे बात करेंगे एक और क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का साथी जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करेंगे तो इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के तहत काम करता है।
एक लोकेशन इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है, डायरेक्ट पूछेगा तो आप बताना। ये साथी भोपाल में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो अभिकथन दिया गया है, एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया। विंध्यन क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंतिम में गंगा नदी में प्रवर्तन किया था। नूतन भूतल काल का अंतिम समय साथी ये वह समय है जब आप मान के चलिएगा कि बर्फ जो है साथी वो पिघल रहा है, ठीक है। बर्फ पिघलने की वजह से नदियां एकदम से भर रही हैं, बहुत तेजी से भर रही हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गंगा नदी घाटी की तरफ साथी वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा नदी सिंधु वाली एकदम पूरी तरह से भर रही है साथी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता था। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, शुष्कता का समय था साथी, बिल्कुल सही है। इसीलिए शुष्क होने की वजह से ही लोग क्या कर रहे हैं साथी, अब विंध्यन की तरफ साथी प्रवेश कर रहे हैं, यानी गर्मी उर्मी सब बढ़ रही है, इसलिए अब वो साथी गंगा नदी घाटी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र से होकर के, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये कारण सही है, क्योंकि शुष्कता का समय आ चुका है, इस वजह से लोग बढ़ रहे हैं, गंगा नदी घाटी की तरफ प्रव्रजन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर साथी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, मुरहान पहाड़, ये बगई को लेखैया साथी सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिलते हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल हमें साथी यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लेखैया से कितने नर कंकाल मिलते हैं, तो आप देखोगे साहब, हमने अभी ऊपर चर्चा किया कि यहाँ पे 17 मानव कंकाल देखने को मिलते हैं। लेखैया आप जानते हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है साथी, ठीक है। बाकी एक और व्यक्ति हैं जॉन और लुकास, ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ से 27 मानव कंकाल मिले हुए हैं। तो इन दोनों में चर्चा चलता रहता है। और हमारे यहाँ साथी जीएन पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, इसमें इन्होंने कहा है कि भाई 17 मानव कंकाल मिले हैं, जबकि अमेरिका के हैं जॉन और लुकास, ये कहते हैं नहीं 27 मानव कंकाल मिले हैं। बहरहाल हमें 17-27 दोनों पर ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। अब तो आप तुरंत टिक मारोगे, साहब बोरझोम से ऐसा मिला हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने चर्चा किया, गर्तावास भी मिले हुए हैं। आगे निम्नलिखित में से किस पाषाणिक स्थल से राख के टीले मिले हुए हैं। बुद्धिहाल नहीं होगा, ये नहीं होगा, संगन कल्लू से साथी राख के टीले देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू, और यहाँ से 9 पाषाणिक स्थल से राख के टीले साथी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ से साथी सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से मुझे लगता है 50 क्वेश्चन साथी आया था। इसके बाद अभी इस वाले सेट में 25 क्वेश्चन हमारा जो है साथी वो वैदिक काल से आया था। तो कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी मैंने पॉइंट्स बताया उसको आप प्लीज रफ में नोट करिए। टेस्ट सीरीज आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करिए, टेस्ट को आप देखते रहिए, नोट्स बनाइए उस चैप्टर को, जैसे पाषाण काल से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो अपने कॉपी में पाषाण काल को अच्छे से नोट्स डाउन करो, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इसके अतिरिक्त इस पर ध्यान रखना। उसी को 2-3-4 बार रिवीजन करो, एक बार में किसी को नहीं याद होता, पर 3-4 बार जब हम इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, और यकीन मानिए इस चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखना हमारे साथ। तो कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।